हेलो स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर वही है 6 और जिसका टॉपिक है कल हमने जो अध्ययन किया था वो था आरबीसी यानी डब्ल्यू, मतलब अपन जो पढ़ रहे हैं ना वो है इसके रक्त कणिकाओं के प्रकार। और रक्त कणिकाओं के प्रकार में पहला अपन ने अध्ययन किया था आरबीसी, और अब चल रहे अपन डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के बारे में सारी जानकारी दे दी थी, अब चल रहे अपन डब्ल्यूबीसी के प्रकार। डब्ल्यूबीसी के प्रकार, तो आपको ये भी बता देता कि डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की होती है, एक तो कणिका युक्त और एक कणिका हीन। तो इसमें हम चल रहे हैं पहले कणिका युक्त डब्ल्यूबीसी। कणिका युक्त डब्ल्यूबीसी, कणिका युक्त क्यों है? क्योंकि इनका जो जीव द्रव्य रहता है, तो जीव द्रव्य में ऐसे बड़े बड़े कण पाए जाते हैं, इसलिए इसको कणिका युक्त डब्ल्यूबीसी कहा जाता है। ये 3 प्रकार की होती है। पहला हम जो पढ़ रहे हैं वो है एसिडोफिल्स, एसिडोफिल्स। इसको इओसिनोफिल्स भी कहते हैं, इओसिनोफिल्स। देखिए इसका पहला नाम, इसके बारे में मैंने पूरी जानकारी दे दी उस दिन, इसलिए ना महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो नोट करने हैं। यह अम्लीय अम्लीय अभिरंजक अम्लीय अभिरंजक अम्लीय अभिरंजक इओसिन द्वारा अभिरंजित हो जाती है। अभिरंजित हो जाती है यानी कि दिखाई दे जाती है। ये अभिरंजक होते हैं जो प्रयोगशाला में काम होते हैं। लाल या गुलाबी रंग का होता है इओसिन, ये लाल या गुलाबी रंग का, ऐसे लाल रंग का ही होता है। गुलाबी भी आ जाता है शेड कभी कभी, तो अपन कर लेते हैं लाल गुलाबी। ये तो इसके द्वारा अभिरंजित हो जाती है। अभिरंजित का मतलब वही, जैसे एक कांच की स्लाइड देखोगे आपने, इस पर ये ब्लड की बूंद डाली और उसके ऊपर एक दो बूंद जो है इओसिन की, मतलब एक प्रकार का रसायन है उसकी डालेंगे, और उसको सुखाने के बाद जब देखेंगे तो ये रक्त कणिकाएं अभिरंजित हो जाएगी। ये क्या होता है? अम्लीय, एसिड मतलब अम्लीय अभिरंजक है एक प्रकार से। और दूसरा जो है, इनमें क्या है, विषैले जो प्रोटीन होते हैं ना, उनका निराविषीकरण की प्रवृत्ति जो होती है इसमें, या निराविषीकरण, उनका विष का जो प्रभाव है ना, उसको क्या कर देते हैं, ये दूर कर देते हैं। प्रोटीन निराविषीकरण प्रोटीन निराविषीकरण का कार्य करती है। यानी हमारे शरीर में कई प्रकार के प्रोटीन बनते हैं, लेकिन कभी कभी है ना प्रोटीन मतलब विषैले पदार्थों का भी निर्माण करते हैं। आपने देखा होगा जैसे हमारे शरीर में जो यूरिया बनता है और जो अमोनिया बनती है, वो कैसे बनती है? प्रोटीन युक्त पदार्थों से, है ना। तो दूसरा है, ये जो है एलर्जी के समय और परजीवी संक्रमण के समय इनकी संख्या बढ़ जाती है। एलर्जी एवं परजीवी संक्रमण
संक्रमण के समय इनकी संख्या बढ़ जाती है। इनकी संख्या बढ़ जाती है। एलर्जी आप जानते हो, आजकल तो प्रचलित शब्द है एलर्जी। जैसे डस्ट एलर्जी होती है किसी को, किसी की स्मेल जो आती है अलग टाइप की एलर्जी होती है, किसी धूप से एलर्जी होती है, कई प्रकार की एलर्जी होती है। इसमें अचानक ही जो है ना WBC की संख्या बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है देखिए, जब कोई भी धूल के कण या बाहरी पदार्थ जब नासिका के श्लेष्मा में होकर ब्लड में विसरित होते हैं, तो ब्लड में क्या होता है, ये पदार्थ विसरित हुए ना, तो WBC इनको जीवाणु समझ करके और इसके ऊपर क्या कर देती है, आक्रमण कर देती है। और उस आक्रमण के दौरान ही शरीर में जो प्रतिक्रिया होती है ना, तो या तो छींकों के रूप में हो जाता है, या जुकाम के रूप में, या शरीर में खुजली चलती है। तो इस प्रकार से ये होती है। दूसरा, इनमें जो है ना एंटी, ये जो एलर्जी का गुण है उसको क्या कहता है, एंटी हिस्टामिनिक गुण पाया जाता है। इनमें एंटी हिस्टामिनिक गुण पाया जाता है इनके अंदर, यानी कि एलर्जी वाला गुण, मतलब उत्तेजित होती है ना इस प्रकार से। तो ये एंटी हिस्टामिनिक गुण का मतलब कैसे, एलर्जी से होता है। एलर्जी के समय ये है ना हिस्टामिन एक पदार्थ रसायन वो स्रावित होता है। इस प्रकार से इसके ये कार्य थे। अब चल रहे हैं दूसरा, बेसोफिल्स। नंबर 2 में बेसोफिल्स यानी WBC की दूसरी प्रकार की जो है ना कणिका युक्त उसका है बेसोफिल्स। नाम से पता लग रहा है, बेस कल भी बता देता है क्षारक होता है इसका अर्थ, अर्थात ये जो है ना अभिरंजित होती है। तो यह क्षारीय अभिरंजक, ये क्षारीय अभिरंजक मेथिलीन ब्लू कलर का होता है, ये नीला या ब्लू कलर बैंगनी हो सकता है। ये क्षारीय अभिरंजक मेथिलीन ब्लू द्वारा अभिरंजित हो जाती है। अभिरंजित हो जाती है कौन सी वाली, बेसोफिल्स। और ये मेथिलीन ब्लू जो है कौन सा अभिरंजक होता है, ये होता है मतलब नाम से आना क्षारीय अभिरंजक होता है ये, इसलिए इसके अंदर ये गुण पाया जाता है। अर्थात ये क्या हो जाती है, मतलब इनकी जो मेन प्रकृति वो क्षारीय प्रकृति है। अब अगर इनको जैसे इओसिन द्वारा भी रंजित करेंगे तो ये अभी रंजित नहीं होगी, और इससे दो प्रकार के पदार्थ स्रावित होते हैं इससे। यह हिस्टामिन इसको एलर्जी पदार्थ करते हैं, इसे ध्यान रहेगा, एलर्जी पदार्थ, एलर्जी यानी एंटी एलर्जी कह सकते हैं इसको। एंटी एलर्जी इसको यूं लिख दो से,
एलर्जी, एलर्जी पदार्थ। और एक होता है हीपेरिन, हीपेरिन, इसको कहेंगे रक्त प्रतिस्पंदित, रक्त प्रतिस्पंदित पदार्थ, रक्त स्पंदित पदार्थ। देखिए, तो इससे दो प्रकार के पदार्थ है, एक तो हिस्टामिन जो एंटी एलर्जी के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा होता है हीपेरिन, ये होता है रक्त प्रतिस्पंदित पदार्थ, यानी रक्त का जो थक्का है ना उसको पिघलाता है, रक्त का थक्का बनने से रोकता है। तो ये तो सामान्य सी बेसोफिल्स के द्वारा स्रावित होता है, लेकिन आपने देखा किसी के जैसे थक्का जम जाता है ना, तो इंजेक्शन थ्रोम्बोसिस, थक्का जमने की क्रिया को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसिस कहते हैं। तो किसी के अभी कहीं हो सकता है, जैसे हार्ट की धमनियों में हो सकता है, ये ब्रेन में हो सकता है, तो जो थक्का जमता है उसको क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसिस। तो थ्रोम्बोसिस को पिघलाने में काम आता है कौन, हीपेरिन। और आज के युग में देख लो किस में पाया जाता है, ये जोक में पाया जाता है, हीरोडीनिया। यह थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस में रक्त का थक्का पिघलाता है, पिघलाता है कौन, हीपेरिन। और किससे प्राप्त होता है, जोक से आज भी, हीरोडीनिया। यह जोक, जोक हीरोडीनिया, हीरोडीनिया, ये जोक हीरोडीनिया से हीरोडिन, हीरोडिन के रूप में प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, जिसको हीपेरिन के नाम से जानते हैं। तो आजकल ये इंजेक्शन लगाया, हालांकि इसका संश्लेषित कई रूप हो सकते हैं, लेकिन जो है ना ये भी ध्यान रखना कि जोक से रक्त स्कंदित जो पदार्थ होता है ना, हीरोडिन जो जोक का नाम है, और इससे हीरोडिन होता है, और हीरोडिन जो होता है वो क्या होता है, हीपेरिन। हालांकि एक और याद रखना आप, हीपेरिन का जो श्रवण है कौन करता है, यकृत कोशिकाएं करती है। हीपेरिन, हीपेरिन का श्रवण, श्रवण बोल सकते हैं, यकृत, यकृत कोशिकाएं भी करती है, यकृत कोशिकाएं भी करती है। और इसके बाद चल रहे अपन तीसरा, न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। और ये जो न्यूट्रोफिल्स होती है ना, नाम से पता लग रहा है उदासीन रंजी, जैसे इसका उसका पहले का एसिडोफिल्स का मतलब अम्लानुरागी, इसका मतलब सारानुरागी, और ये था उदासीन मतलब उदासीन अनुरागी, इस प्रकार इनका नाम होता है। तो ये वही दो न्यूट्रोफिल आ रहा है ना, न्यूट्रोफिल, तो इसका मतलब अम्लीय, यानी अम्लीय व क्षारीय अभिरंजकों, अभिरंजकों से अभिरंजित, अभिरंजित, अभिरंजित हो जाती है, अभिरंजित हो जाती है। तो ये अम्लीय और क्षार के अभिरंजकों से अभिरंजित, जैसे एक बूंद तो इयोसिन की और एक बूंद मेथिलिन की, मेथिलिन की, दोनों को मिलाकर के इसको अभिरंजित करें
तो ये अभिरंजित हो जाएगी। और दूसरा अगर देखा जाए न्यूट्रोफिल्स, तो ये सुरक्षा जो होती है ना, और रक्त कणिकाएं उसके साथ मिलकर क्या है, सुरक्षा की प्रथम पंक्ति बनाती है, अर्थात ये क्या करती है, जीवाणु का भक्षण करती है। जीवाणुओं का भक्षण, तो ये जीवाणु के भक्षण का कार्य भी करती है। कौन सी वाली, न्यूट्रोफिल्स। और दूसरा होता है न्यूट्रोफिल्स का जो गुण है, कोशिका पारण का गुण पाया जाता है इसमें, अर्थात डाइपेडेसिस, कोशिका पारण, डाइपेडेसिस, डाइपेडेसिस का गुण पाया जाता है। क्या होता है गुण, यानी ये कोशिकाओं की भित्ति को पार कर सकती है। देखिए जैसे उदाहरण के रूप में ये कोशिका है, और ये कौन सी वाली, न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, तो ये न्यूट्रोफिल्स, तो इस कोशिका की झिल्ली को पार करके अंदर प्रवेश कर जाएगी, और कहाँ भी अगर इसको जीवाणु नजर आता है तो उसको क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। तो इसी को क्या कहते हैं, कोशिका पारण या डायपेडेसिस कहा जाता है। और दूसरा होता है इसमें कि ये क्या है, इसमें जो प्रमुख गुण होता है, हालांकि ये लिंग निर्धारण भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि जो मादा रहती है ना उसमें मादा की न्यूट्रो, मादा की न्यूट्रोफिल्स, मादा की न्यूट्रोफिल्स में बारकाई, बारकाई नामक संरचना पाई जाती है, संरचना पाई जाती है, जो एक्स गुणसूत्र, एक्स गुणसूत्र का निर्धारण, निर्धारण करती है, निर्धारण करती है। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे इधर जगह ना, ये न्यूट्रोफिल्स, ये न्यूट्रोफिल्स, तो यहाँ पर इस टाइप के अंदर की तरफ चोब का या बार का भी बोलते हैं, तो इस संरचना पाई जाती है। ये सिर्फ मादाओं की जो ना न्यूट्रोफिल्स उसमें पाई जाएगी, और किसी में जैसे पुरुष है नर है उनमें नहीं पाई जाएगी। सिर्फ मादा जो है उसकी न्यूट्रोफिल्स में ये बारकाई नामक संरचना पाई जाती है। इसको डर्मिस्टिक भी बोलते हैं। डर्मिस्टिक, डर्मिस्टिक भी कहा जाता है। डर्मिस्टिक भी कहा जाता है। इस प्रकार से ये थी। और अब चल रहे हैं हम, ये तो तीनों क्या थी, कणिका युक्त WBC के प्रकार थे। अब चल रहे हैं कणिकाहीन WBC। कणिकाहीन WBC, यानी इनका जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें जैसे उसमें तो क्या था, बड़ी बड़ी कणिकाएं दिखाई, इसमें कोशिका द्रव्य सामान्य रहता है, यानी इसमें किसी प्रकार की कोई कणिकाएं नहीं पाई जाती है। और इसका पहला प्रकार है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट्स यानी लसीकाणु, लसीकाणु।
इनके विस्तृत बारे, इनकी जो विस्तृत जानकारी वो पहले मैंने आपको बता दी थी कि इनको लसीकाणु भी कहते हैं। और एक प्रकार से जो है ना, ये क्या है, WBC के यूं मानो एक सुरक्षा पंक्ति, एक प्रकार प्रथम सुरक्षा पंक्ति का काम करती है। तो इसमें जो मुख्यतः गुण है वह कौन सा है, एंटीबॉडीज उत्पादन। यह एंटीबॉडीज यानी प्रतिरक्षी एल्ब्यूमिन तो ये प्रतिरक्षी प्रोटीन होते हैं एक प्रकार से। तो ये प्रतिरक्षी, ये एंटीबॉडी प्रतिरक्षी एल्ब्यूमिन व एल्फा बीटा गामा ग्लोब्यूलिन उत्पादन करती है। प्रतिरक्षी प्रोटीन याद रखना है। तो ये एंटीबॉडी प्रतिरक्षी एल्ब्यूमिन एल्फा बीटा गामा ग्लोब्यूलिन है ना उत्पादन करती है, जो हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करते हैं। प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करते हैं। और इसके बाद हम चल रहे हैं मोनोसाइट्स नंबर 2। मोनोसाइट्स यानी एक केंद्र काणु यानी इसमें एक ही केंद्र पाया जाता है। और इसका प्रमुख गुण होता है, वो होता है बक्सकाणु क्रिया। यानी बक्सकाणु तो सब में है, लेकिन इसमें और भी है। बड़ा आकार होने के कारण ये जीवाणु का ज्यादा भक्षण करती है। इनमें या यूं मान लो, यह बृहद बक्साणु का कार्य करते हैं। बृहद बक्साणु का कार्य करते हैं अर्थात जीवाणु को क्या है, नष्ट करते हैं। ये ज्यादा बड़े आकार के होने कारण जीवाणु को नष्ट करते हैं। इस प्रकार से टॉपिक था। और कल पढ़ेंगे अपन प्लेटिलेट्स यानी कि प्लेटिकाणु या थ्रोम्बोसाइट्स, जो रक्त का क्या करती है, थक्का बनाती है। ठीक है।